स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी हाइकर। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय करेंगे जो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से पहले अपठित बोध के बारे में जानना जरूरी है कि अपठित बोध होता क्या है, इसका हिंदी में क्या महत्व है। भाषा के 4 कौशल होते हैं: वाचन, श्रवण, पठन तथा लेखन। इनमें वाचन का अर्थ है बोलना या उच्चारण करना, और श्रवण का अर्थ है सुनना, पठन का पढ़ना तथा लेखन का लिखना होता है। अर्थात शुद्ध बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने में कुशलता प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति भाषा में निपुण हो सकता है। इन चारों कौशलों में वाचन और पठन का सबसे अधिक महत्व है, यानी कि बोलना और पढ़ना, इन दोनों का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भाषा को सीखने व समझने में इनका सबसे अधिक योगदान होता है। अपठित बोध इन्हीं दोनों कौशलों के मूल्यांकन की कसौटी है। अगर हमें किसी के लिए ये जांचना है कि उसे भाषा आती है या नहीं, समझ में आती है या नहीं, तो ये दोनों जो कौशल हैं वो बहुत ज़रूरी हैं उनके मूल्यांकन करने के लिए। अपठित बोध के अंदर दिए गए अपठित गद्यांश और काव्यांश को पढ़कर और समझकर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। विद्यार्थी स्वयं किसी विषय को पढ़कर कितना समझ सकते हैं, उनकी इस क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त भी कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। अपठित गद्यांश एवं काव्यांश इसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अब देखिए, अपठित बोध में भाषा के चारों कौशलों की जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी भी विद्यार्थी को परखने के लिए या जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि उसे भाषा की कितनी जानकारी है। उसके लिए अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों जो पैराग्राफ होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो काव्यांश और गद्यांश होते हैं वो पाठ्य पुस्तकों के अलावा कहीं और से लिए जाते हैं। कहने का मतलब, होते तो पुस्तकों में से ही है, पर आपने जो कभी पढ़ा नहीं होता उनमें से वो लिए जाते हैं। अपठित गद्यांश को हल करते समय जो बातें ध्यान में रखनी है वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अपठित और गद्यांश किसे कहते हैं देखते हैं। अपठित का अर्थ होता है जो पहले से न पढ़ा गया हो, जिसे पहले न पढ़ा गया हो। और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश। गद्य, हमने पहले भी कई वीडियोस में ये बात की है कि जो हमारा साहित्य है वो 2 भागों में उसको बांट रखा है, गद्य भाग और काव्य भाग। अब गद्य भाग में कविता, कहानी, नाटक, संस्मरण ये सारे शामिल होते हैं, जिसमें अब गद्य का अंश, इन्हीं में से एक जो गद्यांश है वो आपको दे दिया जाता है, वो होता है गद्य का अंश। किसी कहानी या नाटक में से उठाकर एक गद्यांश आपको दे दिया जाता है, उसे कहते हैं गद्य का अंश। पहले से न पढ़ा गया गद्य का अंश अपठित गद्यांश कहलाता है। जिसे पहले से न पढ़ा गया हो और गद्य का वो अंश हो, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश कक्षा की पाठ्य पुस्तकों से नहीं लिए जाते, ये कहीं से भी लिए जा सकते हैं और इनका विषय भी कोई भी हो सकता है। ये गद्यांश इसलिए होते हैं कि विद्यार्थी इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर समझे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय जो बातें हमें ध्यान में रखनी होगी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम दिए गए गद्यांश को 1 या 2 बार ध्यान से पढ़िए और उसके भाव को समझने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि अधिकांश प्रश्न गद्यांश के भाव पर ही आधारित होते हैं। इसके पश्चात पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पर विचार कीजिए, यानी कि जो भी गद्यांश हमारे सामने पहले आता है, जो हमें सॉल्व करने के लिए मिलता है, तो उसे हमें 1 या 2 बार पढ़ना है।
और उसके अर्थ को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो प्रश्न दिए होते हैं वो ज़्यादातर गद्यांश के अर्थ पर ही निर्भर करते हैं। उसके पश्चात हमें प्रश्न देखने हैं और प्रश्नों के उत्तरों पर विचार करना है। पहले गद्यांश को 1 या 2 बार पढ़ना है, फिर उसके अर्थ को समझना है, फिर दिए गए प्रश्नों को देखना है और उसके उत्तरों पर विचार करना है। प्रश्न यदि गद्यांश के तथ्य पर आधारित हैं तो इनके उत्तर भी गद्यांश में ही ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही दिए गए होते हैं। यानी कि जो गद्यांश हमें पढ़ने के लिए दिया जाता है ना, उसी के प्रश्नों के उत्तर उसी के अंदर से ही देने होते हैं, उसी गद्यांश के माध्यम से उसके आंसर हमें देने होते हैं। अगर उस गद्यांश में दिन को रात लिखा हुआ है और रात को दिन लिखा हुआ है तो हम भी उसी के अनुसार ही उसका उत्तर देंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल जाते हैं। यदि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके संदर्भ के अनुसार ही उपयुक्त अर्थ पर आधारित उत्तर लिखने चाहिए। कहने का मतलब, जो मुहावरे और लोकोक्तियां होते हैं वो जिस पंक्ति में दिए होते हैं उस पंक्ति के अर्थ को देखकर ही उसका अर्थ लिखना चाहिए। कई बार 2 अर्थ भी बनते हैं, पर हमें अकॉर्डिंग टू पंक्ति ही उसका अर्थ देना होगा। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त हों, संक्षिप्त मतलब छोटे, इसके साथ ही वे पूरे भी होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर छोटे होने चाहिए और पूरे भी होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तरों को अपनी ओर से कोई विस्तार नहीं देना चाहिए, यानी कि जो गद्यांश में जितना प्रश्न उत्तर दिया गया है उसी को लिखना चाहिए, अपनी तरफ से उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पर आधारित होने चाहिए, अपनी सोच या विचार पर आधारित उत्तर नहीं देने हैं। यानी कि गद्यांश के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देने हैं, हमें अपने विचार इसमें प्रस्तुत नहीं करने। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया ऊपर कि जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो उन्हें अपनी तरफ से बढ़ाना नहीं चाहिए, उनके प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पर आधारित ही होने चाहिए, अपनी सोच या विचार पर उत्तर नहीं देने हैं। गद्यांश का शीर्षक संक्षिप्त, छोटा, सटीक, सही और उसके केंद्रीय भाव और उद्देश्य और संदेश का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। यानी कि गद्यांश के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है उसके अनुसार ही उसका हम शीर्षक चुनेंगे। गद्यांश का शीर्षक उसका ही कोई शब्द अथवा लघु, उसका ही कोई शब्द अथवा लघु वाक्य भी हो सकता है। यानी कि जो गद्यांश होगा उसका ही कोई लघु शब्द और वाक्य हम शीर्षक में प्रयोग कर सकते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें भली भांति समझ लेना चाहिए कि वास्तव में उनमें पूछा क्या गया है। दिए गए गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के स्वाभाविक उत्तर वाले अंश को रेखांकित कर लेना चाहिए। कई बार हमें आंसर लग रहा होता है जब हम प्रश्न पढ़ते हैं, साथ ही साथ हमें ये लगता है कि ये आंसर हो सकता है, तो उसको अपने माइंड में बिठा लेना चाहिए या उसको पेंसिल से रेखांकित कर लेना चाहिए ताकि बाद में भी वो हमें जल्दी ही मिल जाए। फिर रेखांकित अंश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्न के सटीक उत्तर पर विचार करना चाहिए। ये नहीं है कि हमने स्टैंजा पढ़ते पढ़ते उसको अंडरलाइन कर लिया और बस सीधा लिख दिया, तो फिर भी हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके उत्तर पर विचार करना है। वह उत्तर प्रश्न के अनुसार है या नहीं है ये देखना है, फिर उसका आंसर देना है। जिस वाच्य और शैली में प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भी उसी वाच्य अथवा शैली में देना चाहिए, भले ही गद्यांश में उसका उत्तर उस शैली में न दिया गया हो। यानी कि शैली देखनी चाहिए, अगर संगीत पंक्ति के माध्यम से पूछा है तो पंक्ति के माध्यम से देना चाहिए, और अगर सीधा पूछा है तो उसका आंसर सीधा दे देना चाहिए। अब एक गद्यांश का एक उदाहरण हम पढ़ेंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने सॉल्व करना है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है।
यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने से उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। देखो, जब हम ये स्टेंजा पढ़ रहे हैं तो हमें ये बात क्लियर हो गई है कि ये स्टेंजा एक अच्छे मित्र के चुनाव के लिए है, या हमें ये बताता है कि किस तरह से हमें अपना मित्र चुनना चाहिए या कैसे हम दूसरों की बातों से हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, युवा पुरुष प्राय किसका कम ही प्रयोग करते हैं? युवा पुरुष प्राय किसका सबसे कम प्रयोग करते हैं? यहाँ लाइन है, युवा पुरुष प्राय विवेक का सबसे कम उपयोग करते हैं। विवेक मीन्स बुद्धि। पूर्व शब्द का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अब हमें पूर्व शब्द का विपरीतार्थक शब्द लिखना है। यहाँ पूर्व शब्द का विपरीतार्थक पश्चिम भी हो सकता है और पूर्व का विपरीतार्थक यहाँ पर पश्चात भी हो सकता है। अब हमने ध्यान रखने वाली बातों में ये पढ़ा था कि सार के अनुसार, अर्थ के अनुसार ही हम मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ बताएंगे। अब इस पंक्ति में पूर्व कहाँ है? सबसे पहले इस गद्यांश में उसके अकॉर्डिंग हमें पूर्व शब्द का विपरीतार्थक शब्द लिखना है। पर किसी को मित्र बनाने से उसके पूर्व आचरण, पूर्व मतलब पहले के आचरण, तो इट मीन्स यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? पश्चात। पूर्व पहले होता है, पश्चात बाद में होता है, तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या बन जाएगा? पश्चात। लेखक के अनुसार कैसे लोगों के साथ रहने पर हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता? तो ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। किन लोगों के बारे में कहा गया? जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। लेखक, गद्यांश में लेखक किस आश्चर्य की बात कर रहे हैं? गद्यांश में लेखक कैसे आश्चर्य की बात है? देखो कि लोग घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष परख कर लेते हैं, पर मित्र बनाते वक्त वो देखते ही नहीं। लेखक इस गद्यांश के माध्यम से युवाओं को क्या शिक्षा देना चाहता है? लेखक इस गद्यांश के माध्यम से युवाओं को ये बताना चाहता है कि अपना मित्र चुनाव करने से पहले उसके आचरण और स्वभाव की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा मित्र का चुनाव, सही मित्र का चुनाव। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह अपने गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।